नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए पॉलिटी की तरफ चलते हैं और इससे पहले हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। दुखद खबर यह है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का आज कल निधन हो गया था रात के 9 बजे। तो बहुत ही बड़ी दुखद खबर है और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तो रह ही रहे, सफल राजनीतिज्ञ रहे, उसके बावजूद वो देश के हमारे सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। तो उनके इस देश के लिए कई सारे योगदान हैं। उन योगदानों को आज थोड़ा हम याद कर लेते हैं, क्योंकि देखो, जब कोई व्यक्ति इतने सारे अच्छे काम करके जाता है, हालांकि उनके रहते हुए कई सारी आलोचनाएं भी की गई, उनके जाने के बाद हम ऐसी कोई आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज राजनीति की बात ना करके आज हम सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। देखो, जिस व्यक्ति की, देखो, आपको भी पता है कि आप जो भी काम करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री थे यार। आप जो भी काम करते हैं अपने समाज को लेके, अपने परिवार को लेके, देखो, आलोचना तो आपकी भी होती है, ठीक है, आलोचना मेरी भी होती है। तो ऐसा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी आलोचना ना हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जब रहे थे हमारे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए हमारे संविधान में संशोधन को लेके, जो आज तक याद किए जाएंगे। जैसे कि राइट टू एजुकेशन का वही लाने वाले थे। आपको पता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। यह मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री की सरकार थी उस समय, 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। उन्होंने संसद से 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, यानी इस अधिकार के तहत आप, हमारे देश का हर नागरिक, हर आम नागरिक किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, किसी भी कमीशन से, किसी भी बॉडी से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। तो पहला था आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो उन्होंने पास किया। उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए 2005 में ही एक मनरेगा एक्ट आया था। क्या आया था? मनरेगा एक्ट। ये मनरेगा एक्ट ये बताता है कि जो गांव में आज जो लोग बेरोजगार हैं, ये उनको 100 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। चलिए 2005 की बात करें, 2005 से आगे चलते हैं। 2009 में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे जब, उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको आज हम आरटीई के नाम से जानते हैं। आरटीई आज राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आज भारत का हर कोई बच्चा, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे जो हैं, वो उनको सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ये सब मनमोहन सिंह के क्या हैं? काम हैं, जो आज तक और हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उसके बाद मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो 2013 में उन्होंने 2 कानून पारित किए। पहला था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एक ये वाला कानून पारित किया। दूसरा था भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि अधिग्रहण कानून 2013। तो आज हमारे बीच में नहीं रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये किए गए काम थे और आज उनको बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के उस समय के वित्त मंत्री थे जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म आ रहा था, भारत में आर्थिक सुधार आ रहा था। और आपको बता दूं, जिस समय हमारे भारत की इकोनॉमी डूब रही थी, 1991 की बात है ये, जब वो भारत के वित्त मंत्री थे और उन्होंने भारत के वित्त मंत्री के रहते हुए भारत में कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, जिसे आप लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हो ना। आज हमारी वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारी भारत की इकोनॉमी में उन्होंने 3 शब्द जोड़े थे। पहला था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा था वैश्वीकरण। क्या था? वैश्वीकरण।
ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं दिल से, क्योंकि वो हमारे नहीं, वो मेरे नहीं, वो आपके नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों के, देशवासियों के प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि उनके द्वारा किए गए कामों को आज हम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मैं नहीं, ये इतिहास लिखेगा। और उन्होंने अपनी पंक्तियों में बोला था कि जब वो जीवित थे तो उन्होंने पंक्तियों में बोला है कि मेरा मूल्यांकन मेरा इतिहास करेगा। इतिहास ही व्यक्ति का मूल्यांकन करता है कि वो कैसे थे, उनका कार्यकाल कैसा। सोनिया गांधी कहती हैं, जब वो जीवित थे, सोनिया गांधी 2004 से पहले जब उनसे पहली बार मिली थी, तो सोनिया गांधी जी जो अभी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, सोनिया गांधी कहती है जब मैं मनमोहन सिंह से पहली बार मिली थी तो मैं पहली ही नजर में ये अपने आप को उनसे छोटा महसूस कर रही थी, और मैं ये साबित कर चुकी थी कि मुझसे बेहतर ये प्रधानमंत्री रह सकते। और देख लो, ये साबित भी किया मनमोहन सिंह जी ने। तो बहुत ही एक उम्दा प्रधानमंत्री, उम्दा इकोनॉमिस्ट थे। और बराक ओबामा ने तो उनके लिए विशेष रूप से आर्टिकल भी। चलिए, तो आज हम श्रद्धांजलि तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं कि वो अमर रहे। अमर तो ही है हमारे लिए, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए काम हैं वो आज भारत में हल्ला बोल रहे हैं। राइट टू एजुकेशन हो, चाहे भूमि सुधार की बात हो, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे सूचना का अधिकार हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे पॉलिटी की तरफ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। और कैसे हैं सभी लोग भाई? सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों का मौसम आ गया है। कुछ बच्चों की नौटंकी अब शुरू हो जाएंगी कि सर ठंड बहुत पड़ रही है, पढ़ा नहीं जाता है, कोचिंग नहीं जाया जाता, क्लासेस नहीं जाया जाता। तो भाई याद रखना कि ठंड के मौसम में ये बहानेबाजी मत करना। बहानेबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है? सर्दियां पड़ रही हैं, आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो प्लीज ऐसी कोई बहानेबाजी मत करना कि आज क्लासेस नहीं जा रहे, आज कोचिंग नहीं जा रहे, आज लाइब्रेरी नहीं जा रहे, आज क्या करेंगे, बाहर सर्दी बहुत है। मैं कहता हूं कि आप 4 दिन ना नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो फर्क पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं। समझ गए ना मेरी बात? आप 4 दिन ब्रश मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 दिन नहीं पढ़े तो फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि बच्चों, जब आप एग्जाम हॉल में परीक्षा देने बैठते हो ना, तो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ वह परीक्षार्थी, वो विद्यार्थी जो पूरी तैयारी के साथ बैठता है, वो एग्जाम हॉल में अकेला नहीं बैठता। उसके साथ होती हैं अपनों की उम्मीदें, पराई के ताने, एक तरफा प्यार और विद्यार्थी के खुद के साथ। इसलिए कहते हैं कि जब विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठता है तो वो अकेला नहीं बैठता, उसके साथ बहुत सारी अपनों की, माता पिता की, उसके भाई बहनों की उम्मीदें छुपी होती हैं। एक तरफा प्यार होता है उसका, ठीक है, जिससे उसका एक तरफा प्यार हो जाता है कि जब नौकरी लगेंगे तो शादी इससे ही करेंगे। वही वाली चीज, वही वाली फीलिंग आपको याद आनी चाहिए। चलिए खैर, तो आज बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी। तो खैर हमारा था ही इंडियन पॉलिटी। और बच्चों, इंडियन पॉलिटी में हम सुप्रीम कोर्ट पे चल रहे थे, राइट? चलिए, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरा लिख देते हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने कल जहां तक बताया था, मैंने संबंधी आपको योग्यताएं बता दी थी कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त बताई थी। दूसरी शर्त बताई थी कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल लगातार न्यायाधीश रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट में, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल अधिवक्ता रहा हो। और तीसरी शर्त यह थी कि भारत के राष्ट्रपति की नजर में वो प्रतिष्ठित न्यायवादी हो। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर प्रतिष्ठित न्यायवादी कहने का मतलब क्या है? देखो, प्रतिष्ठित न्यायवादी कहने का मतलब है कि बहुत ही फेमस जूरिस्ट होना चाहिए, उसके काम से, उसके जलवे से उसका एक ऑरा होना चाहिए जिसको सब जाने। जैसे कि आज हम बात करते हैं जेठमलानी की। जेठमलानी है, कई सारे ऐसे वकील हैं जिनका आज हर कोई नाम, बच्चा बच्चा नाम जानता है। भारत का हर बच्चा नाम जानता है। जेठमलानी का नाम कौन नहीं जानता? लेकिन अब तो खैर नहीं है वो, ये बात है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि प्रतिष्ठित न्यायवादी का मतलब होता है कि कोई बड़ा वकील होना चाहिए,
जिसके चर्चे हों उसके काम से, या फिर कोई लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर होना चाहिए जो सीनियर प्रोफेसर हो, जो डीन रह चुका हो, जो कुलपति बन चुका हो और लॉ की अच्छी अच्छी खासी शिक्षा रखता हो, तो उसे ही भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या चीफ जस्टिस बना सकता है। तो चलिए, योग्यताएं हमारी हो गई थी आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में आज हम आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल 124 की सब क्लॉज 4 की बात करेंगे। तो सभी डालेंगे अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4। 124 सब क्लॉज 4 की बात करें तो इसमें मैं इतना बोलूंगा कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, लगभग समान प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई आश्चर्यचकित मत होना कि सर हाई कोर्ट को मिक्स क्यों कर रहे हो। आज हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले। सर इनको हटाया कैसे जाता है, इनको निष्कासित कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो प्लीज इसकी प्रोसेस को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके पेपर में चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का हो, एफकेट का कोई भी एग्जाम होता है बेटा, इसमें कथन के रूप में पूछे जाते हैं और जब वहां पे कथन आ जाते हैं फिर आप दूसरों की शक्लों को देखते हैं, ठीक है। चीटिंग तो कर ही नहीं सकते, चीटिंग करने से आपको पनिशमेंट नहीं, आप पर एक सरकारी नौकरी का दाग लग जाता, मतलब सरकारी नौकरी ना लगने का दाग लग जाता, ठीक है। तो कुल मिला के चीटिंग तो कर ही नहीं सकते आप, तो बचा क्या, या तो दूसरों की शक्ल देखोगे या फिर अपना टारगेट देखोगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में कौन सी ऐसी सुंदरी बैठी है, दो ही होते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है दोनों टारगेटों को छोड़कर पहले अपने करियर पर ध्यान दीजिए। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 की बात तो लिखेंगे सभी। हेडिंग क्या है इसकी, इसकी हेडिंग है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन एलिमिनेशन, निष्कासन की प्रक्रिया, निष्कासन की प्रक्रिया। और इसको मैं लिखना चाहूंगा महाभियोग। महाभियोग, इंपीचमेंट। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 4 ऐसे पद हैं, 4 जिनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, 4 ऐसे पद हैं, संवैधानिक पद हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। बाकी पूरे भारतीय संविधान में, इंडियन पॉलिटी में इसके चारों के अलावा ऐसा कोई पद नहीं है जिनके खिलाफ आप इंपीचमेंट ला सकते हैं। पहला है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त और अन्य आयुक्त, यानी जिसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ओके, ये दूसरे पद है। तीसरा पद है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। और चौथा है कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का संवैधानिक पद है। चलिए, तो ये 4 पद ऐसे हुए जिनके खिलाफ आप महाभियोग लाकर ही इन्हें हटा सकते हैं। बाकी हमारे भारतीय संविधान में 5वां ऐसा कोई पद नहीं है जिसे आप महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। तो मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया कर लेता है, आज महाभियोग कर लेते। देखिए, आर्टिकल यह कहता है कि हमारे भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, इसका कारण यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश चाहे अन्य न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश, इसमें आज हमारे 34 जज काम करते हैं, 34 जज जो हैं, यदि ये संविधान का क्या कर देते हैं, संविधान का अपमान कर दें या संविधान के खिलाफ कोई ऐसा काम कर दें या फिर अपराधी से भी बदतमीजी से बात कर दें। आपको पता है कि जस्टिस यानी जज अपराधी से भी बदतमीजी से बात नहीं, जैसे कहते हैं कदाचार, नहीं, अपने आचरण को लेके इनका आचरण ऐसा होना चाहिए जैसे अपराधी सामने भी खड़ा है तो उससे बदतमीजी से बात नहीं करना, उसको सजा देने का काम है, आप सजा दीजिए, बेशक दीजिए, क्योंकि यह आपका संवैधानिक काम है। लेकिन कोई भी जज अपराधी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, किसी भी पीड़ित व्यक्ति से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका वॉल्यूशन नहीं कर सकता और उसके
अपने आचरण को हमेशा बुरा नहीं कह सकते। कुल मिला के बात की जा रही है कि मतलब अपने तरीके से वो संवैधानिक तरीके से यदि कोई जज काम कर रहा है तो उस पर महाभियोग नहीं। चलिए आज बात कर लेते हैं इन पर महाभियोग क्यों लाया जाता है। तो पहला कारण जान लेते हैं इनका। तो कारण तो यह है बच्चों कि कारण यह है कि उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को निष्कासित करने के लिए सभी न्यायाधीशों को उनके अक्षमता और कदाचार संविधान के उल्लंघन के आरोप में संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है और कारण मैंने आपको बता दिया, इंपीचमेंट। चलिए अब जान लेते हैं प्रक्रिया की बात क्या है कि सर प्रक्रिया कैसे हो सकती है, यानी प्रोसेस क्या है। आज एक बच्चे का मैसेज आया कि बच्चे ने हमसे बोला, जब हम जयपुर पढ़ाते थे, तो अब तो दिल्ली हैं, तो जयपुर पढ़ाते थे, तो देखो एक बात है, टीचर की खास बात तो अच्छी लगती है मुझे, जो मुझे अब इस पद पर रह के ये बात पता चली है कि आप कितने भी हजारों स्टूडेंटों को पढ़ा दें, मैं कहता हूं आपने अपने करियर में, अपने 40-50 साल के करियर में आपने लाखों स्टूडेंट पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। आप लाखों स्टूडेंट के नाम भले आपको टीचर को याद नहीं हो, लेकिन उनकी शक्ल याद रहती। ये टीचर की खास। टीचर, हम पहले ये सोचते थे कि यार हमारे टीचर, जब हम पढ़ते थे अपने अध्यापकों से, हम ये सोचते थे कि हमारे टीचर जो हैं, गुरुजन जो हैं, वो हमारी शक्ल को कैसे पहचान जाते। वो ये तक बता दिया करते थे कि बेटा आप कौन से बैच में थे, वो ये भी बता दिया। हम शैतानी करते थे, नहीं करते थे, या अपना काम समय पर करते थे, नहीं करते थे, कौन से सेक्शन में थे, कैसी हरकतें थी, ठीक है, कितनी मार खाई, कितनी नहीं खाई, ये सभी टीचर हमारे बारे में जानते थे। लेकिन जैसे उनसे नाम पूछते थे, उनको नाम नहीं पता होता था। तो यही सेम मेरे साथ है। आज जब मैं जयपुर में 3 से 4 साल मैंने पढ़ाया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन बच्चों की शक्ल याद है मुझे। आज भी कब मुलाकात होती है, आज भी मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कई मैसेज आते हैं, तो मैं उनका जवाब देता हूँ बाकायदा। आज बाकायदा जवाब देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मैं ईगो में आ जाऊँ, मैं फेम में आ जाऊँ। मुझे फेम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझे सम्मान देते रहें, मैं सम्मान का भूखा हूँ, बस मुझे कोई भी फेम नहीं चाहिए। टीचर को फेम नहीं चाहिए होता है, और जो टीचर फेम में है, वास्तव में मैं टीचर नहीं मानता। लेकिन कही है, कहावत है तो सारी। चलिए तो अब बात करते हैं प्रक्रिया की। प्रोसेस क्या कहती है इंपीचमेंट की प्रोसेस कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए पहले लोकसभा या राज्यसभा में उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, और उस महाभियोग प्रस्ताव पर जिस सदन में उसे पेश किया गया है, वहां से, जैसे लोकसभा में पेश किया गया है तो वहां के लोगों के 100 हस्ताक्षर चाहिए, और राज्यसभा में पेश किया गया है तो 50 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए। और महाभियोग की प्रक्रिया वाले प्रस्ताव को, यानी इंपीचमेंट प्रपोजल को, संसद के किसी भी सदन में किसी भी समय पर कहीं भी पेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसे लोकसभा में ही पेश किया जाएगा पहले, या राज्यसभा में ही पेश। यानी इंपीचमेंट प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव को संसद
संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन यानी हाउस में, किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, पहले पेश किया जा सकता है। पहले पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो आप आगे लिख सकते हैं, यदि लोकसभा में पेश हुआ है तो लोकसभा के सदस्यों के 100 हस्ताक्षर। तो लिखेंगे कि महाभियोग प्रस्ताव को महाभियोग प्रस्ताव को महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर, लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर तथा राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, तथा राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी जज को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, उस महाभियोग प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पेश कर दो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस सदन में पेश किया है, यह ध्यान रहे, यदि लोकसभा में पेश किया है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। यदि दोनों से 150 हस्ताक्षर हो जाते हैं तो इसे जिस सदन में पेश किया गया है सबसे पहले, जैसे लोकसभा में पेश किया तो लोकसभा के स्पीकर को दे दो। ठीक है, या राज्यसभा में पहले पेश किया गया है तो राज्यसभा के चेयरमैन को, जिस सदन में इसे पेश किया गया है वहां के उस सभापति या उस चेयरमैन को इसे सौंप दिया जाता है। चलिए अब आगे आगे प्रोसेस पे चलते हैं। अब मान लीजिए हस्ताक्षर के बाद, यानी हस्ताक्षर के बाद, अब हस्ताक्षर के बाद क्या होगा बच्चों, हस्ताक्षर के बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया जाता है, अच्छा, एक पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको पता है कि हस्ताक्षर के बाद जब इस प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन को सौंप दिया जाता है, तो जब लोकसभा स्पीकर इसे एक्सेप्ट करे या इसे एक्सेप्ट ना करे वो इसकी मर्जी है, यानी इसकी मर्जी के कोई खिलाफ काम नहीं करे। जैसे मान लो लोकसभा हस्ताक्षर के बाद उसे लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया तो आगे की प्रक्रिया चलेगी। यदि लोकसभा स्पीकर ने या राज्यसभा के चेयरमैन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो आगे की प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी, यानी उस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आगे प्रोसेस में काम नहीं करेगा। समझ गए? अब मान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष यदि एक्सेप्ट नहीं करता तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा स्पीकर ने हस्ताक्षर के बाद इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, वो 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की एक जांच कमेटी बनाएगा, 3 न्यायाधीशों की एक जांच कमेटी बनाएगा। तो चलिए अब जांच कमेटी बना लेते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है तो फिर आगे जाके प्रोसेस काम करेगी। कैसे प्रोसेस काम करेगी देखते हैं। यदि एक्सेप्ट कर लिया तो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है। तो 3 सदस्यीय न्यायाधीश जांच समिति बनाई जाती है, न्यायाधीश जांच
समिति बनाई जाती है और 3 सदस्यीय न्याय जांच समिति बनाने के बाद पता क्या होता है, ये 3 न्यायाधीश कौन कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए 3 न्यायाधीश में वो आते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। पहले आते हैं मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश। तो आप लिख सकते हैं कि सीजेआई होगा इसमें, या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा व्यक्ति होता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश होगा। उसके अलावा तीसरा व्यक्ति होता है प्रतिष्ठित न्यायवादी। तो कुल मिला के यहां पर सीजीआई हो गया जज। यानी आप एक बात सोचिए, यदि मान लीजिए सीजीआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो क्या सीजीआई इस जांच कमेटी में होगा? नहीं, तो बंद कर दीजिए। तो ये लोग होंगे। यदि मान लो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ आया है तो वो नहीं होगा, बाकी के सब होंगे। कुल मिला के ऐसी बात है। चलिए, अब ये कमेटी जांच करती है। यदि इस कमेटी ने जांच को सत्य पा लिया, यदि ये कमेटी जांच को सत्य नहीं पाती है, मान इस जुडिशली इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने उस जज के खिलाफ जांच की कि उसके आरोप सही हैं या गलत हैं। यदि आरोप गलत हैं तो महाभियोग प्रस्ताव यहीं खत्म हो जाएगा। यदि सही है तो महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे बढ़ेगा तो कैसे काम करेगा? चलिए, आगे बढ़ता है तो मान लो यदि न्यायाधीश अपराधी है, यदि न्यायाधीश के आरोप सत्य हैं, कि आरोप कैसे हैं? आरोप सत्य हैं, और आरोप सत्य हैं तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर इसे लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा, जहां पर ये सबसे पहले पेश हुआ था। तो इसे क्या होगा? इसे लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा, और लोकसभा में पेश होने के बाद या इसे 2/3 मत से पारित करना होगा। इसे 2/3 मत से, तो लिखेंगे कि कुल सदस्य या उपस्थित सदस्य संख्या का, या उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 मत से पारित करना होगा। ठीक है, लोकसभा में। और लोकसभा के बाद फिर आते हैं राज्यसभा पर, फिर इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो राज्यसभा में भी यही बातें होती हैं कि कुल सदस्य या उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 मत चाहिए इसमें, और दोनों सदनों से यदि बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति तुरंत उस सुप्रीम कोर्ट के उस जज को हटने का आदेश दे देता है। तुरंत क्या होता है कि न्यायाधीश को तुरंत बर्खास्त किया जाता है, या हटने का आदेश दे दिया जाता है। यानी यह प्रोसेस काम करती है इम्पीचमेंट। अब आप देखिए कि यदि लोकसभा का स्पीकर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट ही नहीं करता तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, लेकिन किया तो अच्छी बात है। यदि मान लीजिए 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी उस न्यायाधीश के खिलाफ, जिसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, उसकी जांच करते वक्त यदि आरोप गलत हैं तो महाभियोग प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ता। लेकिन सत्य थे, सच थे, सारे आरोप सही निकले, अपराधी निकला न्यायाधीश, तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। लोकसभा ने इसे 2/3 मत से तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा इसे पारित नहीं, 2/3 मत से राज्यसभा सहमत नहीं, तो यह बिल यहीं रुक जाएगा। यानी न्यायाधीश को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन दोनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति के। अब आप ये ना बोलो कि कहीं सर राष्ट्रपति ही मना कर दे लास्ट में। तो राष्ट्रपति ने पूरी प्रक्रिया के होने के बाद यह कह दिया कि मैं इस प्रस्ताव को नहीं मानता, मैं उस न्यायाधीश को नहीं हटा रहा, तो फिर स्थिति में क्या होगा सर? देखें, इस स्थिति में ये होगा कि फिर राष्ट्रपति को ही हटा दिया जाए। क्यों? इसलिए बच्चों, क्योंकि राष्ट्रपति फिर सलाह मानने के लिए, और राष्ट्रपति यह संवैधानिक कार्य है कि यदि पूरे यानी लोकसभा और राज्यसभा से यदि कोई भी प्रस्ताव 2/3 मत से पारित हो चुका है तो राष्ट्रपति के लिए वह उस पर कानूनी हस्ताक्षर करना बाध्य माना जाता है।
और राष्ट्रपति यदि इस पूरे प्रस्ताव को इसके बावजूद भी मान्य नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति का उल्लंघन। तो राष्ट्रपति तुरंत इस सलाह को मानता है और न्यायाधीश को हटा देता है। इसका मतलब यानी राष्ट्रपति तो कभी इस सलाह से मान्य कर ही नहीं सकता यदि लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मत से यह प्रस्ताव पारित हो गया। चलिए, तो बहुत अच्छे, यानी यहां तक आपने महाभियोग प्रस्ताव को समझा। देख लीजिए एक बार, लो देखो कैसे कैसे फ्लो चार्ट बनाया है। हम भी ड्राइंग बनाना सीख गए हैं आजकल। समझ गए सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आ जाए या आपके यूपीएससी में आ जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। देखो, प्रस्ताव को लाना और प्रस्ताव को पारित करना दोनों अलग अलग चीज। जरूरी नहीं है कि बच्चों कि जिस न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है वह प्रस्ताव पारित होकर, कभी कभी इंपीचमेंट प्रोसेस बीच में ही रुक जाते हैं और फेल हो जाते हैं, और फेल होने का मतलब है कि उस न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया। ठीक है, यानी आरोप गलत थे, सच नहीं थे। तो प्रस्ताव को लाने का मतलब यह नहीं है कि वो प्रस्ताव पास हो चुका है। प्रस्ताव को लाना एक प्रोसेस का मैटर है। वो प्रोसेस में आएगा, अभी लाया गया है, फिर उसे प्रोसेस में लाया जाएगा। जब प्रोसेस से गुजर जाएगा उसके बाद उसे पारित कर दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेगा, उसके बाद उस न्यायाधीश को हटाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? नाम बता सकते हैं? 1951 में और 1993 की बात है, जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार काम कर रही थी भारत में। पीवी नरसिम्हा राव भारत रत्न प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी सरकार 1951 में से और 1996 तक रही। उनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था बी रामास्वामी। बी रामास्वामी पहले और एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके खिलाफ अभी तक केवल एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, और वो थे बी रामास्वामी। लेकिन यह प्रस्ताव लाया तो गया, लेकिन यह प्रस्ताव अंत में जाकर इसे लोकसभा ने बहुमत से पारित नहीं, यानी लोकसभा से बहुमत से पारित नहीं या करना नहीं चाह रही थी। राज्यसभा तक ये बहुमत से पारित हो चुका था। लेकिन सोचिए, बस एक ही स्टेप की बात थी, यदि लोकसभा भी इसे बहुमत से पारित कर देती तो यकीनन मानिए बी रामास्वामी को हटने से कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए कहते हैं कि बी रामास्वामी जी की अच्छी किस्मत थी जो महाभियोग प्रस्ताव रुक गया और लोकसभा ने इसे बहुमत से पारित। चलिए लिख दीजिए नोट लगा के एक बात, नोट में बात ये थी कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वह न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी रामास्वामी, जिनके खिलाफ अब तक के इतिहास में, जिनके खिलाफ अब तक के इतिहास में ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, हाई कोर्ट के तो आते रहते हैं, है ना, हाई कोर्ट की कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके खिलाफ अब तक के इतिहास में संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, महाभियोग प्रस्ताव
लाया गया, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, और उनका नाम है बी रामास्वामी। इस बात को भी मेंशन करके लिख लेना है, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो महाभियोग की प्रक्रिया ही पूछे आपसे, वो ये भी पूछ सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, बट इसे राज्यसभा ने इसे राज्यसभा ने तो इसे राज्यसभा ने 2/3 मत से पारित किया, 2/3 मत से पारित किया, लेकिन 2/3 मत से पारित किया, लेकिन लोकसभा इसे 2/3 मत से पारित नहीं कर पाई, 2/3 मत से पारित नहीं कर पाई, चलिए, तो कुल मिला के यह अब इस स्थिति में महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव की शर्त होती है कि राष्ट्रपति के जाने के जब ये राष्ट्रपति के पास यह बिल जाता है, तो ये शर्त होनी चाहिए कि दोनों सदनों से इस प्रस्ताव का बहुमत से पारित होना आवश्यक माना जाता है। यदि एक भी सदन इसे बहुमत से पारित नहीं कर पाया, तो समझ लीजिएगा बच्चों कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, और जब तक राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, तब तक राष्ट्रपति किस आधार पर न्यायाधीश को हटाएगा? किसी भी आधार पर वो न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए। अब आप कह रहे होंगे सर, जब संसद ही इसको पेश कर रही थी तो संसद ही से पारित नहीं कर पाई। अरे भाई, संसद में 2 सदन काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि संसद के किसी एक सदन में जब प्रस्ताव पारित हो जाता है कि तो दूसरे सदन में पारित होना जरूरी है, ये बात नहीं है। ऐसे कई सारे बिल आज भी काम कर रहे हैं जिस पर दोनों सदन अपनी असहमति प्रकट करते हैं। जरूरी नहीं है एक सदन ने पास कर दिया तो दूसरा सदन भी इसे पास करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। दोनों सदन अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं। चलिए, यानी, और यह प्रस्ताव यह था 1991 से लेकर 1993 तक आया। उस समय भारत में जो सरकार थी, मैं आपसे बात करता हूं कि 1991 में 1993 तक ये आया था, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे बी रामास्वामी थे। चलिए, बी रामास्वामी, और ये थे जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री थे, भारत के जो पीएम थे, वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, जिनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। ये वो सरकार है। चलिए, ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ओके, वेरी गुड, तो बहुत अच्छे, यहां तक आपने देख लिया महाभियोग को। अब इससे ज्यादा महाभियोग में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा खास नहीं है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। बस इतनी सी खबर याद रखा करें और डेली न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस नहीं, जज थे, उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, बट पास नहीं हो पाया। चलिए, अब बात करते हैं आर्टिकल नेक्स्ट, आर्टिकल 125। अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125। इस अनुच्छेद 125 को पढ़ाते वक्त कई सारे व्यक्तियों के मुंह में पानी आ जाता है। कैसे? इतना सर वेतन, इतनी सुख सुविधाएं। आपको बता दूं कि ये वेतन इनका जो मिलता है, ये भारत की सरकार यानी भारत की संचित निधि से मिलता है। भारत की संचित निधि को भारत सरकार का खजाना क्या कहते हैं? भारत सरकार का खजाना कहते हैं। तो कुल मिला के आर्टिकल 125 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन भत्तों की बात करते हैं। तो लिख देंगे उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, वेतन एवं भत्ते।
और न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की हम बात करें तो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस, जो सैलरी है इनकी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है, सैलरी होती है इन हैंड सैलरी होती है 2.80 लाख रुपए। कितने? 2.80 लाख रुपए। आ गया मुंह में पानी? हाँ, आज आ जाना चाहिए। वैसे सर हमको कब मिलेगी इतनी? सवाल तो आ रहा होगा मन में कि सर हमको कब मिलेगी इतनी? इतनी बेटा देखो, आप मान लो एसएससी एग्जाम भी क्रैक करते हो और यूपीएससी भी कर लेते हो, तो स्टार्टिंग में तो नहीं मिल सकती इतनी। मैं आपको बता दूं, देखो मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे, मैं सच ही बोल देता हूं। इतनी नहीं मिलेगी। इतनी तब मिलेगी, एसएससी वालों तो शायद कोई कभी ख्वाब में ही सोचना आप, ठीक है। 1 लाख तक तो मान ही लेना, 1 लाख तक लिमिट है आप। देखिए यूपीएससी वाले पहुंच सकते हैं 2-3 लाख पर, पहुंच सकते हैं यार। तो जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे जाएंगे तो लगभग उनको इतनी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है आईएएस वालों के लिए। लेकिन एसएससी वाले थोड़ा ख्वाब ही मत लगाना यार। क्यों ख्वाब देखते हो? जो इस ख्वाब को कभी पूरा होना ही नहीं है, उस ख्वाब को देखने से अपने आप को तकलीफ में क्यों, तकलीफ में मत डालो, ठीक है। जो चीज अपने से बाहर की होती है उसके ख्वाब नहीं देखने। मैं झूठी तसल्ली नहीं दे रहा, मैं सच बोल रहा हूं आपसे। तो ये मत सोचना सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको। लेकिन आपका वेतन अच्छा खासा होता है एसएससी वालों का भी, ऐसी बात नहीं है। मेरे कई सारे मित्र हैं एसएससी में लगे हुए हैं। एक तो अभी नागपुर में है, महाराष्ट्र में, और नागपुर में कैग डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, तो मेरे मित्र हैं। और एक मित्र हैं मेरे अभी जो चेन्नई में लगे हुए हैं, एक्साइज ड्यूटी में लगे हुए हैं वो भी। तो काफ़ी अच्छा खासा वेतन है, ऐसी बात नहीं है। बात होती रहती है हमारे मित्रों से, हमारे साथ ही पढ़े हैं भाई। हमने स्कूलिंग एक साथ की, कॉलेज में एक साथ किया। चलिए, उनकी इच्छा थी कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, सिलेक्शन भी हो गया एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू हुआ है। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 से 4 साल हो गए उनकी आज ज्वाइनिंग को। चलिए, तो बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.80 लाख पर मंथ। यानी एक महीने के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश को सैलरी मिलती है वो 2.80 लाख यानी 2,80,000 रुपए मिलती है। तो लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.80 लाख पर मंथ। पर ईयर मत कर देना इसको, 2.80 लाख प्रति माह पर मंथ। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का यदि वेतन की बात करें तो होता है 30,000, कम कर लो, 2.50 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए सैलरी होती प्रति माह। यानी 30,000 रुपए कम कर लीजिए। चीफ जस्टिस की सैलरी 2.80 लाख होती है और अन्य न्यायाधीश की सैलरी 2.50 लाख। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई चपरासी, मैं बता रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट का जज तो छोड़ो, जज तो बहुत बड़ी बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, जरूरी नहीं, देखो जरूरी नहीं है कि वहां पर केवल न्यायाधीश ही काम, वहां पे टाइप राइडर भी काम करते हैं, वहां पानी पिलाने वाला भी काम करता है, वहां पे सफाई कर्मचारी भी काम करता है। मैं आपको बताऊं, वहां पे सफाई कर्मचारी की भी इतनी वैल्यू है कि वो भारत के किसी भी रुके हुए काम को करवा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग है। मैं तो न्यायाधीशों की बात तो छोड़ो, मैं तो किसी एक चपरासी की बात कर रहा हूं जो 4th क्लास है ना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का 4th क्लास भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद अकड़ कर चलता है। क्यों? क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट जैसी की पावर है। हालांकि वो 4th क्लास है, लेकिन वो एसपी तक को नहीं बचता भाई साहब। हाँ, ये हकीकत है। तो सुप्रीम कोर्ट की हवाओं में, सुप्रीम कोर्ट के रुख में वो पावर है जो कुछ भी काम करवा सकता है। उसका क्या काम नहीं रुकेगा, वो किसी भी जज से जाके भी बोल देगा ना, तो काम तुरंत की तुरंत हो जाएगा। तो किसी आईएएस, किसी आईपीएस, किसी कमिश्नर की जरूरत नहीं है, उसका काम तुरंत हो जाएगा। जज साहब ने कहा है। और बात करें
अच्छा, इनके वेतन भत्तों को कौन डिसाइड करता है? एक क्वेश्चन तो आपके मन में आया होगा। मैंने आपको बताया था कि संसद को यह अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, तथा न्यायाधीशों के या सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र अधिकार उसके जुडिक्शन को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। संसद को अधिकार यह भी है कि वह न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को निर्धारित भी करती है। तो संसद ही ऐसी एक बॉडी है जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को डिसाइड करती है, उनकी सुविधाओं को डिसाइड करती है। चलिए लिख दीजिए नोट लगा के यहां पे एक बार। तो नोट लगा के लिख देना यहां पर कि संसद को यह शक्ति है, या संसद को यह शक्ति है, संसद को यह शक्ति है कि वह, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं हाई कोर्ट भी, कि वह उच्चतम और उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को, वेतन एवं भत्तों को निर्धारित करते हैं, वेतन एवं भत्तों को निर्धारित करती है, वेतन एवं भत्तों को निर्धारित करती है। यही एक ऐसी वो है संसद, वेतन भत्ते ही नहीं बल्कि और भी काम करती है। जैसे कि और बता दें, लिख लेते हैं, लिखा दिया वैसे मैंने, लेकिन फिर भी लिख लो आप कि यह न्यायाधीशों के कार्यकाल, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, सर्विसेज कंडीशन, सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं। उसके अलावा दूसरा काम क्या करती हैं? न्यायालयों के कार्य क्षेत्रों को बढ़ाना या कम करना, न्यायालयों के कार्य क्षेत्र को कम करना या बढ़ाना, कार्य क्षेत्र को कम करना या बढ़ाना। तीसरा काम और क्या हो सकता है? तीसरा काम कार्य क्षेत्र है, सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्ते हैं, और न्यायाधीशों की संख्या को कम करना या बढ़ाना, न्यायाधीशों की संख्या को कम करना, संख्या को कम करना या बढ़ाना। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को मुख्य न्यायाधीश बढ़ा सकता है। मुख्य न्यायाधीश नहीं बढ़ा सकता, संसद बढ़ा सकती है। चलिए इस बात को भी लिख लेना, ये वेतन भत्तों के अलावा है, और यहां पर वेतन भत्ते तो थे ही। तो यहां तक आप समझ गए। आर्टिकल 125 हो गया, वेतन एवं भत्ते। अच्छा, भत्ते क्या मिलते हैं? देखो, भत्ते के मतलब होता है जैसे कि घर का मेंटेनेंस है, इनका इनका बंगले का मेंटेनेंस हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, गाड़ी का रखरखाव हो गया, गार्डन में जो गार्डन में जो पेड़ों की कटाई होती है उसके कुछ अलाउंस हो गए, ठीक है। मान लो उनके कपड़े जो इस्त्री होते हैं हर ऑफिस के लिए, वो उसका अलाउंस हो गया। मतलब हर तरह से किचन का अलाउंस हो गया, किचन में जो राशन आता है इनके लिए, जो शेफ बनाता है इनके लिए, वो भी हो गया। तो कुल मिला के हर चीज का मतलब सुई से लेके गाड़ी तक का जो भी खर्चा होता है वो संसद तय करती है, और इनके भत्ते वहीं से दिए जाते हैं। तो वेतन भत्तों में केवल वही आती है जो, और सैलरी के अलावा जो सुख सुविधाएं, जिनको इनके पैसे तो नहीं मिलते लेकिन इनके लिए सुविधाएं मिल जाती, जैसे कि सफाई कर्मचारी का हुआ पैसा, बंगले का रखरखाव होना, पार्किंग सुविधा देखना, गाड़ी का पेट्रोल का होना, इंटरनेट सुविधा, फोन सुविधा, ये सारे का जो बिल होता है सरकार भरती। तो बोलेंगे सर सैलरी तो सेव जा रही है। अरे सैलरी इनको काम की मिल रही है भाई। चलिए अब आर्टिकल 126, 127 और 128 देख लेते हैं। अनुच्छेद 126 देखो, ये कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसको कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और बच्चों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
एक्टिंग CJI। एक्टिंग का मतलब होता है एक्टिंग करना, और एक्टिंग कौन करता है? जो वास्तव में नहीं होता। आज मैं आपके सामने कोई एक्टिंग करके बताऊं तो इसका मतलब वो मेरा रियल बिहेवियर नहीं है, मैं किसी और की एक्टिंग कर रहा हूं। तो कुल मिला के एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि यदि आपको पता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि अपने पद पर अनुपस्थित है अस्थायी रूप से, वो कहीं बाहर गया है किसी काम से, या अपने पर्सनल रीजन से अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर चला गया है 10 से, चाहे ऑफिशियल रीजन हो सकता है, पर्सनल रीजन हो सकता है, तो यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो वास्तविक मुख्य न्यायाधीश है वह अपने पद पर कुछ समय के लिए अनुपस्थित है या अपने पद पर रिक्त है, अपने पद पर है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पद खाली है मुख्य न्यायाधीश का, क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु अचानक हो चुकी या बीमारी की वजह से, कुछ भी हो सकता है कि पद खाली पड़ा है या अस्थायी तौर पर खाली है, या फिर ये हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश काम कर पाने में असक्षम है, अनकैपेबल है, वो काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पागल हो चुका है, ये दिवालिया हो चुका, या फिर कोई मेडिकल इशू लग गया हो, कोई हेल्थ इशू लग गया है, तो तभी कह सकते हैं। तो आपको पता है तब उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति किसी को भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दे। और बच्चों, हमारे यहाँ पे प्रथा रही है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वही बनता है जो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बने, उसी व्यक्ति को। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहां पर ये मुख्य न्यायाधीश बैठा है और यहां पर बैठे अन्य न्यायाधीश, ठीक है, ये बैठे हैं। अब कुल मिला के क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश मान लो 3 कारण से अनुपस्थित है, या तो पद रिक्त है, या तो पद रिक्त है, ठीक है, या अस्थायी तौर पर खाली है, या अस्थायी तौर पर खाली है, या फिर ये हो सकता है कि यह पागल या दिवालिया हो चुका है, पागल या दिवालिया हो चुका है, तो ये रीजन हो सकता है। तीनों ही स्थिति में भारत के सुप्रीम कोर्ट का पद खाली है, अस्थायी है, जो भी है, तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को, किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को, मान लो वरिष्ठ न्यायाधीश यहां बैठा है, उसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाने की कला होती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा देंगे, यहां से उठा दिया, यहां से उठा दिया, यहां, ऐसा नहीं होता। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति ने इसी को क्यों बनाया? सर ये सीनियर था, और आपको पता है जब मैं मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ा रहा था, तब भी कॉलेजियम प्रणाली में राष्ट्रपति हमेशा उसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाता है, योग्यता थोड़ी कम हो लेकिन सीनियर। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने इसी व्यक्ति को इसलिए बनाया क्योंकि ये वरिष्ठ भी, और दूसरी बात, ये वरिष्ठ भी था, और दूसरी बात, इस सुप्रीम कोर्ट के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, इसके बाद इसका ही नंबर, इसलिए इसको ही कुल मिला के आप समझ चुके हैं। तो लिख सकते हैं आप, चलिए, कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को, सीनियर वरिष्ठ न्यायाधीश को, किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को, भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। बच्चों, इसके लिए कॉलेजियम प्रणाली की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कब होता है?
तो लिख देंगे कि लेकिन ऐसी स्थिति में, लेकिन स्थिति है, कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि पद स्थायी तौर पर खाली है, पद स्थायी तौर पर रिक्त हो, स्थायी तौर पर रिक्त हो तो ऐसा हो सकता है। दूसरी कंडीशन में यह दिया जाता है कि अस्थायी तौर पर खाली हो, अस्थायी रूप से रिक्त हो, ऐसा तब होगा। और तीसरी कंडीशन में यह बोला जाता है कि पागल या दिवालिया हो जाए, पागल या कार्य कर पाने में असक्षम है, अनकैपेबल है, कार्य कर पाने में असक्षम है, तभी ऐसा हो सकता है कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यानी वरिष्ठ सीनियर और योग्यता के आधार पर से एक्टिंग चीफ सीजीआई बना सकता है। और लेकिन एक्टिंग चीफ सीजीआई तब तक रहेगा, यदि अस्थायी तौर पर खाली रहा होगा तब बनाया होगा, तो तब तक रहेगा जब तक कि भारत का रियल सीजीआई नहीं आ जाता, तब तक वो काम करेगा। तो चलिए यहां तक अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं और आगे के आर्टिकल्स नेक्स्ट पार्ट में कराते हैं। और ये कमेंट में और शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूले ना, ये तो मुझे बताना ही ना पड़े आपको, ये तो आपका सबसे पहला काम है, दूसरा काम आपका फ्री है। चलिए तो फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और मैं फिर आपसे जाते जाते यही बात बोलूंगा कि एग्जाम हॉल में जब कोई विद्यार्थी बैठता है, वो विद्यार्थी अकेला नहीं बैठता। आपने बहुत सारे बच्चों को हड़बड़ाते देखा होगा, वो हड़बड़ा इसलिए जाते हैं क्योंकि वो लाते हैं अपने साथ अपनों की उम्मीद, पराओं के ताने, एक तरफा मोहब्बत और खुद के, इतना लोड लेके चलता है एक विद्यार्थी। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।